हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों आज मैं नवरात्रि के दिन भी आप लोग के लिए वीडियो बनाई हूँ इतना मेहनत से। आप लोग बस एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो इस बार मैं दुर्गा माता से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, जो भी मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, उनकी मनोकामना इस बार ज़रूर पूरी कर दे। तो आज मैं आप लोगों के बीच टॉप 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ सीडीपी अर्थात बाल विकास के, जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों बुद्धि के बारे में बोला है तो इस पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। दूसरा है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। और तीसरा है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। और चौथा है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। यानी ऑप्शन आपका सी और डी सेम है। तो अब आपको पहला और दूसरा में सोचना है क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है। कैसे है बहुआयामी? तो बुद्धि का कोई आयाम नहीं, एक आयाम नहीं है। जैसे आप बुद्धि विद्यालय में भी सीख सकते हैं, घर में भी सीख सकते हैं, आप डिस्टेंस से भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, कोई आयाम नहीं है। और इसका कोई अंत भी नहीं है बुद्धि का। ये परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं हैं, ये अपरिमेय है, इसका कोई अंत ना होता है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्यों होगा ये? क्योंकि जो मतलब इसका मतलब हुआ, जो कुछ भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अध्यापन और अध्ययन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। उसका मतलब डेली लाइफ में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, इसलिए संबंध वाला होगा। संबंध जैसे अगर आप इस तरह से पढ़ाएंगे, मतलब वो बच्चा ना कभी सुना हो, ना देखा हो, ना पढ़ा हो उसके बारे में, तो बच्चा को वो समझ नहीं आएगा, वो बोर हो जाएगा, उसे पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगेगा। जो बच्चा देखा हुआ है एक बार, उसके बारे में आप पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको महासागर पढ़ाना है तो आप तालाब से बड़ा बन के वो बनेगा, ऐसे करके एग्जाम्पल देंगे। जो बच्चा देख चुका है तो वो ज़्यादा समझेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो सही मतलब ऑप्शन देखिए इसका। पहला ऑप्शन है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तीसरा, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। चौथा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो अब आपको सोचना है इसका आंसर क्या होगा। मतलब एक अध्यापिका जो है, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत त्रुटि करता है, तो उसको कैसे में उसका विश्लेषण करना चाहिए। वो ज़्यादा त्रुटि करने वालों को दूसरों से अलग करना। देखिए दोस्तों, अलग करना यानी भेदभाव हो जाएगा, ये इससे छात्र को नुकसान होगी, तो ये तो होगा नहीं। अलग करने वाला वो जो है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, वो आंसर कभी नहीं होता है। केबल वाला भी छटा जाएगा। इसके आधार पर वो दंड तो देना ही नहीं है, बच्चों को ना ही पीटना है और ना ही कोई दंड देना है। उसके बाद जो है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि जब आपको बच्चे की त्रुटियां पता चलेगी तभी आप उसका सुधार कर पाएंगे। अगर आप सही तरीके से जांच ही ना कर पाएंगे बच्चे में कहाँ कमी है, क्या वो नहीं समझ रहा है, तो फिर आप उससे सुधारेंगे कैसे। इसलिए त्रुटियों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। दूसरा है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर।
तीसरा है बच्चे को दंड देकर, और चौथा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। दोस्तों बहुत आसान अगर उसको क्रियाकलाप देंगे तो बच्चा को मन नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आसान देंगे तो उसे नया कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, उसे तो सब आता ही रहेगा। यंत्रवत याद कराना वाला ये निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को रटाना नहीं, रट्टा मारने के बाद वो कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा, ये भी गलत होगा। दंड तो देना ही नहीं है, ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। दोस्तों इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही होगा कि आप बच्चे को आप प्रेरणा की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे का लक्ष्य है उसके तरफ आप उनको उन्मुख कर रहे हैं, उनके तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अधिगम अभिप्रेरणा कायम रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में मतलब कुछ अच्छा किया था, आप उसका तारीफ कर देंगे तो उनका मनोबल और बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी से क्या होगी? तो शर्मिंदगी पहला ऑप्शन है बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। दूसरा, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तीसरा है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और चौथा है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों इसका मतलब देखिए आंसर क्या होगा, शर्मिंदगी जो है उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए शर्मिंदगी का मतलब यही होता है कि अगर आप बच्चे को डांट दिया तो उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है पूरी क्लास में, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस उसका जो लो हो जाएगा। अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास मतलब यानी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, दूसरा ऑप्शन बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, और चौथा बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों इन्होंने कहा है संरचनात्मक विचार। संरचनात्मक का मतलब यही होता है कि एक ऐसा माहौल जहां बच्चे अनुभव करके सीख रहे हैं। और वैसे भी आपको याद रखना है सक्रिय जो है ये सक्रिय ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है वो 99.99% आंसर उसका रहने का चांस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? पहला ऑप्शन बच्चों से प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑप्शन असफलता अनियंत्रित है, तीसरा ऑप्शन योग्यता सुधार्य है, और चौथा है योग्यता अटल है। सुधार्य दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग्यता सुधार्य है। सुधार्य का मतलब ये होता है कि उनमें सुधार किया जा सकता है, जो हमारी स्किल्स होती है उसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि उसमें सुधार ला सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं, दूसरा अन्वेषण और संवाद, तीसरा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, और चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, जानना या प्रैक्टिकल करना, और संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। यहाँ संकल्पनात्मक यानी कि सोच के बारे में कहते हैं,
तो हमें कोई भी चीज़ उसमें अगर हम संवाद हो जाए तो वो अच्छे से हो पाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों कुछ सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। और चौथा, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब जो आपका सीखने में कठिनाई होगी। टुकड़ों का मतलब आप आधी जानकारी, यानी कि टुकड़ों का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आधी जानकारी होना। अब आपको किसी भी मैटर में आधी जानकारी है तो सीखने में कठिनाई होगी। जैसे किसी को कुछ पढ़ा ही रहे हैं, उसके बारे में उसको आधा ही ज्ञान है तो वो पूरा नहीं समझ में उसको आएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो सीखने में उसको कठिनाई होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? पहला, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तीसरा, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तीसरा, उच्च उत्तेजना, उच्च भय। चौथा, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यानी कि कोई डर नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल अच्छा रहेगा, बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा, माहौल अच्छा रहेगा, उत्तेजना भी रहेगी तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, ना आनुवांशिक पर ना पर्यावरण पर। दूसरा, केवल आनुवांशिक पर। तीसरा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। और चौथा है केवल पर्यावरण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दोस्तों ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, ये गलत है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो बच्चे विकास है उसमें हमेशा दोनों ये कॉम्बिनेशन से होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जो है बच्चे को विकास होता है। केवल वाला वर्ड तो गलत ही होता है, ये दोनों तो छटा ही जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तीसरा है विद्यार्थियों को नामांकित करना। और चौथा ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मेन मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान कर लेंगे तो आप पूरा कर पाएंगे। जैसे बच्चे कुछ समझ नहीं रहा है तो क्यों ना हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों नहीं समझ रहा है, उसकी ज़रूरतों को जानेंगे, पहचान करेंगे। इसका मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य ही होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है? दोस्तों ये तो एकदम इजी है। तो ये क्वेश्चन जो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। चौदह नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में पहला ऑप्शन, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। मौके या अवसर, जिस क्वेश्चन में मौके या अवसर रहे
वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो वो आंसर होता है। वैसे भी आप इसमें 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको 3 छटा ही जाएगा। बल देना ये तो होगा नहीं, अटल पाठ्यक्रम का पाठ करके ये भी नहीं होगा, उनके अकादमिक अंक से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसका जो है ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कुल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार, कोल वर्ग होगा, लॉरेंस कोल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विषय के डैश चरण को दर्शाता है। दोस्तों ये जो है लॉरेंस कोल वर्ग, इसके 3 मतलब सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत कौन कौन सा है? इसका 3 से है, पूर्व प्रथा, एक है प्रथागत, एक उत्तर प्रथा। ये 3 सिद्धांत हैं लॉरेंस के। तो किसी कार्य को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं, लोग उसको अच्छा मानते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में उसको सही माना जाएगा। तो ये इस टाइप का जो वर्ड होता है वो प्रथागत चरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज का टेस्ट ख़त्म होता है, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।